के खिलाफ जल, जंगल, जमीन और झारखंड की सामूहिक संस्कृति की रक्षा के लिए झारखंड जन संस्कृति मंच के 5वें राज्य सम्मेलन के अवसर पर इसकी अध्यक्षता कर रहे जावेद भाई और इधर से झारखंड जन संस्कृति मंच के सचिव बलभद्र भाई, सुनीता जी, के पांडे सर, मेघनाथ भाई, दो मेघनाथ भाई दरअसल हम लोग के साथ हैं अभी, अली इमाम खान सर, डॉक्टर साहब बी लोदार जी, रजनी गुप्त जी, राजेश जी वगैरह जितने सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जोहार। और इस अवसर पर बलभद्र जी ने जो परिचय दिया है उससे थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए हैं और गड़बड़ी की वजह यह है कि जिनकी बात करनी है हम लोगों को जन संस्कृति की, वहां प्रोफेसर लोग जन संस्कृति की बात करेगा। प्रोफेसर का काम जो है क्लास में जाकर के जो मन में आवे पढ़ के चले आइए, बच्चा समझे कि न समझे इससे बहुत अपना लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ सब समझदार लोग हैं, सामने मीडिया के भी साथी हैं, जन संस्कृति मंच के साथी हैं, पत्रकार से लेकर के बाकी संस्कृति कर्मी तक सब लोग जो मौजूद हैं। सोचने की बात है कि आज के जो खतरे हैं वो क्या है। ये जो विभाजनकारी संस्कृति और विनाशकारी अर्थनीति है, इससे जो कुछ संकट हमारे सामने पैदा हो रहे हैं, वो संकट किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये संकट सारे हिंदुस्तान के सामने है, सभी इंसानों के सामने है। और ये संकट लाने वाले हुक्मरान हैं। और वो कैसे हुक्मरान हैं, उन हुक्मरानों के चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। मेघनाथ झा ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है कि वह राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं। अरे किस दिन आपका वाला को भी उठा के ले जाएंगे पता नहीं चलेगा। कारण कि हम लोग गांव में कहते थे, बचपन में जब खेलते थे, कोई कुत्ता पोसना होता था ना, तो करते क्या थे, कहता था कि कुत्ते की पूंछ जहां गड़ जाती है ना, वहां उसी दरवाजे पर वो रहता है। तो पूंछिया तो काट के गाड़ लिया गया भैया, और जब पूंछ गड़ गई है तो वहां से हिल नहीं पा रहा है। और यही नहीं, पूरे इतिहास के घटनाक्रम पर जब हम गौर करते हैं, तब अपनी पूंछ कटवा करके कोई वहां नहीं आया था, बल्कि जिसकी मूंछ नहीं थी उसने भी मूंछ वाले को औकात बता दिया था। यह भी हमारे देश का ही इतिहास है। हम अपने इतिहास को याद करें, अपने लोगों को याद करें, तभी ये बात बनेगी। और जहां तक झारखंड का सवाल है, तो हम अपने झारखंड के इतिहास पर भी गौर करेंगे, तो ये विनाशकारी विभाजनकारी संस्कृति और विनाशकारी अर्थनीति के सूत्र हमें हमारे इतिहास में मिलेंगे। बाबा तिलका मांझी से लेकर के वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, भगवान बिरसा मुंडा, उधर चाईबासा से लेकर के जिस इलाके में जाए, हर जगह आपको आंदोलनकारियों की एक सूची मिलेगी। वो किस लिए लड़ रहे थे? तो ये जो विनाशकारी अर्थनीति है, जहां जल, जंगल, जमीन की लूट हो रही थी, जिसमें हमारे जान बसते थे, उनको जब लूटने की कोशिश हुई, तो लोगों ने हथियार उठाने से परहेज नहीं किया। और हथियार उठाने का मतलब जानते हैं कि जान की बाजी लगानी होती है। जान की बाजी जिसने लगाई वही कामयाब हुआ है, ये गौर करना पड़ेगा हमको। झारखंड में आप आज जितना कुछ जो बचा हुआ देख रहे हैं, से बहुत कुछ लूटा है। जो कुछ बचा हुआ देख रहे हैं जमीन, वो हमारे पुरखों के संघर्ष का फल है। यदि वो लड़े नहीं होते तो कोई CNT एक्ट नहीं बना होता, कोई SPT एक्ट नहीं बना होता, और तब जो आदिवासी के नाम पर जो लोग अपने आप को आप कह रहे हैं कुछ कि हम आदिवासी है इस राज्य के, उनका भी अस्तित्व खत्म होता। और आज वो अस्तित्व नए सिरे से नई रणनीतियों के साथ खत्म करने की सारी योजना बना ली गई है। कानून
किताब में सिमट कर रह गया है। संविधान के सामने जो संकट है कि संविधान सिर्फ लाल किताब बनकर रह गई है। आप बांचते रहिए, संविधान संविधान करते रहिए, कोई अडानी जी और कोई अंबानी जी आएंगे, आपकी जमीन को कैसे रातों रात हड़प कर ले जाएंगे, ये हम में से किसी को पता नहीं चलने वाला है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे ही बीच के लोगों को वो हमारे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारी सारी जो सूचनाएं हैं, हमारी जो रणनीतियां हैं, उनके सामने वो प्रकट करते हैं ताकि उनको पहले से रणनीति बनाने में मदद के लिए मिले। और जिनको हम अपना वोट दे करके बना देते हैं, उनको तो खैर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने के लिए हम कह ही दिए। हम तो उनसे उम्मीद क्या करते हैं? वो 20, 25, 50 लाख करोड़ 2 करोड़ जब जैसा मन में आएगा लेंगे, सामूहिक विवाह कराएंगे और बाकी सब कुछ कराएंगे। भाई ढोल नगाड़ा मादर उधर सब बजवा देंगे। चलिए बढ़िया, सब कुछ अच्छा। वोट देने की बारी आई, आज तब हम हिंदू, तब हम मुसलमान, तब हम क्रिश्चियन, और बाद में हम खोजेंगे कि जन संस्कृति की रक्षा हो, विभाजनकारी संस्कृति के खिलाफ हम खड़े हो, विनाशकारी अर्थनीति के खिलाफ हम खड़े हो। ये संभव नहीं होगा। इसको संभव बनाने के लिए जरूरी है कि जो सियासतदान लोग हैं उनके आंखों में हम उंगली डालें और ये कहें खतरा उठाना पड़ेगा हमको। मुक्तिबोध कहते हैं कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। और दूसरे, बार बार मुझको याद आती है, हर जगह मैं लगभग ये बात दोहराता हूं, हदीस की शायद पंक्तियां हैं, खान साहब दुरुस्त करेंगे हमको, कि भाई ईमान की बात तो करनी पड़ेगी ना। प्रेमचंद हमारे यहाँ एक कथाकार हुए हैं, उन्होंने कहा था अलगू चौधरी से, मैंने अलगू चौधरी को कहलवाया था खाला से कि भाई बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। ये प्रेरणा कहां से मिली थी? तो हदीस में जो कहता है ईमान के 3 दर्जों का निर्धारण किया गया है। पहले दर्जे में जो कहा गया है कि यदि आप कहीं जुल्म होता हुआ देखें तो जालिम के खिलाफ आप जालिम के जुल्म को बाजुओं के जोर से रोकने की कोशिश करें, और यदि बाजुओं में जोर न लग रहा हो तो कम से कम जुबान की जोर से टोकें, और यदि जुबान से भी लग रहा हो कि वह नहीं कर सकते हैं तो मन ही मन ये कामना करें कि जालिम का खात्मा हो। तो हम लोग जो संस्कृति करनी है वो बीच वाले में तो बहुत बढ़िया भूमिका अदा कर सकते हैं। और हम यदि ये बीच वाली जो भूमिका है, यानी बोलने वाली जो भूमिका है, इस बोलने की भूमिका का यदि निर्वाह कर लेते हैं तो फिर सब कुछ बात बन सकती है। और जो हिंदुस्तानियत, इंसानियत और जमहूरियत, अब तो जमहूरियत भी खतरे में है, कारण कि SIR होगा, कुछ भी होगा, कब किसका वोट रहेगा जानेगा कि ये मिथिलेश सिंह है, ये हमारा वोट नहीं दे सकता है, इसका नाम ही गायब करा दो। अब लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट तक, क्या फर्क पड़ जाता है? ताकि वहां भी 50 मिनट के सब हर खबरें हर तरह से देख रहे हैं और खबरों को प्रेजेंट करने के तरीके को भी देख रहे हैं। अब भूल जाइए कि जो उस सोच के जो लोग होते थे, कहीं किसी अखबार में या किसी ऐसे चैनल में हैं जो कि आपके पक्ष को रखना पसंद करते हैं या रखना चाहते हैं, वैसे लोग अब गिनी चुनी संख्या में यदि रह गए हैं तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। ऐसी दशा में जो गांव में कहते थे लोग कि बाबू कोई कुछ नहीं होता है जब ना, तो भीत से भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ भीत नहीं बल्कि जीते जागते लोग हैं। और वो जीते जागते लोग हमारी जनता है। वो जनता जो समस्याओं से घिरी हुई है, वो जनता जो समस्याओं से घिरे होने के बावजूद ये समझ नहीं पा रही है कि समस्या की जड़ में कौन है। तो इस समस्या की जड़ में जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, जो नई आर्थिक नीतियों की, जो लूट की संस्कृति पर आधारित आर्थिक नीति है, उस अर्थनीति को बढ़ाते हुए सारी दुनिया के संसाधनों पर और सारी दुनिया पर कब्जा करने के अभियान में जो लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जागरूक करने का। अब ये कहेंगे कि क्या जागरूक करेंगे तो काम होगा, सवाल ये भी उठता है। लेकिन आप इतनी जल्दी कामयाब होने की कामना करके नहीं बढ़ सकते हैं और हार जाने के डर से अपने सपनों को नहीं मार सकते हैं। हमें हारने के भी खतरे उठाने पड़ेंगे और सपनों को
जीने के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जनसंस्कृति कर्म जो है हमें और कुछ करे न करे, वो राजनीतिक कर्म से आगे जाकर के सोचने की दिशा में प्रेरित करता है। और जिगर मुरादाबादी का जो शेर है वो सब, उससे आप सब परिचित होंगे कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे कि हमारा पैगाम कि आपस में जो सामाजिक और सामाजिक संस्कृति हमारी है, सौहार्द की संस्कृति है, उस संस्कृति में हम मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। जब हम मोहब्बत के पैगाम को फैला लेंगे तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो स्वतः हारने के लिए विवश होंगे, वो फिर अपने अपने दड़बे में दुबकने के लिए भी बाध्य होंगे। बहरहाल इसी कामना के साथ मैं झारखंड जन संस्कृति मंच के 5वें राज्य सम्मेलन के अवसर पर पधारे हुए सारे अतिथियों, जो भी हमारे ऑब्जर्वर के रूप में हैं, हमारे इस राज्य कमेटी के सारे सदस्य हैं, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं फिर से एक बार सबको बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।